गायत्री विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 10वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक अपने रखा किशोर अवस्था की और इस पाठ पर आज अपना वीडियो लेक्चर कुछ होता है, जिसमें आप स्टडी करने जा रहे हैं कि देखिए मनुष्य में जनन अवधि की शुरुआत कब होती है और कब तक रहती है, उसको अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण के आधार पर नर व मादा को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें आपने क्रमशः देखा था कि नर व मादा दोनों में भिन्न भिन्न जननांग होते हैं और उनके द्वारा विकसित होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रिया संपन्न करने में सक्षम प्राप्त की जाती है। बेसिकली आप जानते हैं कि वसन से शुक्राणु नर द्वारा स्थापित किए जाते हैं और अंडा से मादा द्वारा अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं और ये आपस में क्रिया करके गुणित बना के एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसके बारे में आपने 9वें पाठ में स्टडी भी की थी। परंतु आपने देखे थे गौण लैंगिक लक्षण कब जनरेट होते हैं कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है और लड़कों में सेरोपिडाइडिंग आ जाती है और इस दौरान कई प्रकार के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अपना आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये किशोर या किशोरी में क्या परिवर्तन होते हैं, उसको विस्तार से स्टडी करके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी किया था। नॉर्मली आपने ये भी देखा था कि ये जितने भी प्रकार की किशोर अवस्था में चेंजेस आते हैं वो किसी न किसी हार्मोन कनेक्टेड होते हैं, हार्मोन कनेक्टेड होते हैं और हार्मोन की वजह से ये साथ साथ रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये हार्मोन कब स्टार्ट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसकी निश्चित होती है, परंतु खान पान और उसको भी कई प्रकार के फैक्टर होते हैं जो डायरेक्ट प्रक्रिया को भी इंप्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। तो आप बेसिकली आज पढ़ोगे कि मानव में जन्म अवधि कब से कब तक होती है, जन्म काल की अवधि कब से कब तक शुरू रहती है और कब तक पूर्ण हो जाती है, क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि जब नर व मादा दोनों परिपक्वता पूर्ण क्रमशः वर्षण व अंडाशय द्वारा शुक्राणु व अंडाणु को निर्मुक्त करने शुरू हो जाते हैं, तब अपन कह सकते हैं जन्म काल शुरू हो रहा है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जन्म काल की अवधि अधिक होती है। पुरुषों में जन्म काल की अवधि क्या होती, स्त्रियों की तुलना में लंबे समय तक देखने को मिलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आप देखते हैं कि पुरुषों में आप जनन काल की अवधि धीरे शुरू होती है परंतु लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है, जबकि मादा में ये प्रक्रिया शुरू तीव्र गति से हो जाती है परंतु कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखते हैं आप स्त्रियों में जन्म अवस्था का प्रारंभ काल बताया जा रहा है 10 से 12 साल की उम्र में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या हो जाते हैं, इनके जननांग विकसित हो जाते हैं। 10-12 साल की अवस्था में बालिका क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है और जनन प्रक्रिया करने के लिए क्या हो जाती है, एग्रीमेंट सक्षम हो जाती है। और फिर बाद में आप देखते हैं अंतिम सौर बताया जा रहा है, इनमें 45 से 50 वर्ष की आयु में ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, जनन अवस्था रुक जाती है। पुरुषों में देखें तो पुरुषों में ये प्रक्रिया 17 से 18 साल के आसपास बाद में प्रक्रिया देखने को मिलती है तथा मृत्यु दर तक बात करें लगभग 80 से 90 वर्ष तक की उम्र तक ये प्रक्रिया बनी रहती है। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कार्य होते हैं और उसके अंदर वो प्रोसेस देखने को मिलता है। तो जनरली अलग अलग चीज़ों के अध्ययन करने पर पाते हैं कि जनन प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस बताया गया है। आप जानते हैं कि स्त्रियों में यौन प्रारंभ के समय रजोदर्शन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है और रजो निवृत्ति कब होती है और रजो प्रोसेस क्या होता है, ये दोनों को आप देखने को देख रहे हैं, क्या होता है उसको स्टडी कर रहे हैं। देखिए बेसिकली आप देखते हैं कि स्त्रियों में ये अंडाशय होता है
अंडाशय प्रतिमा दो अंडाशय में से कोई भी एक अंडाशय प्रतिमा एक अंडा क्या करता है, निर्मुक्त करता है, निर्मोषित करने का कार्य करता है। और जब निर्मोषित होता है देन धीरे धीरे यहाँ की गर्भाशय की दीवारें क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, दीवार मोटी हो जाती है। कहाँ की, गर्भाशय की दीवार। मोटी परत की परत बन जाती। क्यों? क्योंकि जैसे अंडा यहाँ पे आएगा जनन प्रक्रिया को सक्षम करके अंडे को निरूपित करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। जब जनन के माध्यम से निषेचन हो जाता है और अंडा निषेचित होने के बाद में रोपित होता है, भ्रूण का रोपण होता है, उस दौरान ये जनन जो बड़ी हुई गर्भाशय की दीवार है वो अंडाशय को रोपण करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यदि मान लो निषेचन हो जाता है तो भ्रूण का रोपण हो जाएगा। और निषेचन न होने की प्रक्रिया पर अंडा तो निर्मित होता ही रहता है। फिर बाद में जैसे ये अंडा तथा धीरे धीरे कुछ समय के बाद में 24 से 38 घंटे के बाद में जब अंडा क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं हो पाता है, निषेचित नहीं हो पाता है, धीरे धीरे अंडा क्या जाएगा, विस्फोटित होकर फूट जाएगा। और फूटने के साथ में दीवारों पर क्या करता है, घाव कर लेता है और दीवारें भी क्या ब्रेक कर लेती है। और फिर बाद में रजोजीवत्व प्रोसेस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और मासिक धर्म देखने को मिलता है। तो जब ये फर्स्ट बार ये प्रोसेस होता है उसको तो हम बोलते हैं मासिक धर्म। फर्स्ट बार प्रोसेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। जब ये अंतिम स्वरूप पे होता है, अंतिम अवस्था में तब होता है रजोनिवृत्ति। तो बेसिकली आपको ये बात दिमाग में रहने से रजोनिवृत्ति क्या होती है और रजोदर्शन क्या होता है, ये दोनों प्रक्रिया लेडीज में देखने को मिलती है। जब किशोर अवस्था में बालिका एंटर करती है तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पीरियड प्रोसेस रजो मासिक धर्म संपन्न होता है, उसको बोलते हैं रजोदर्शन। फर्स्ट तो हो जाएगा रजोदर्शन। जब फर्स्ट प्रक्रिया फर्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ब्लीडिंग प्रोसेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। तथा अंतिम स्वरूप पे 40-45 साल की उम्र 50 वर्ष की आयु के आसपास जब अंतिम ये प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। और उसके बाद में उनमें जन्म प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं रजोदर्शन से लेके रजोनिवृत्ति के मध्य की अवस्था स्त्रियों में क्या बताई जा रही है, जनन अवधि बताई जा रही है। इन दोनों के मध्य जितना भी प्रोसेस होता है रजो इसके मध्य की अवधि क्या है, में जनन अवधि। रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति के मध्य की अवस्था लेडीज में जनन अवस्था बताई जा रही है। बात दिमाग में रहेगी वैसे। तो आप जानते हैं ये प्रोसेस में देखने को मिलता है किनों में, लेडीजों में। अब रही बात पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में खान पान पे डिपेंड जनरली करता है। जैसा खान पान होगा उसके अनुसार ये प्रोसेस देखने को मिलता है। परंतु जनरली बात की जा रही है कि किशोर अवस्था में शुक्राणु का स्त्रावण प्रोसेस देखें तो 18 से 19 वर्ष की आयु में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। फिर बाद में आपको देखने को मिलता है जब ये 18 से 19 वर्ष की आयु में ये प्रोसेस हो जाता है और फिर बाद में ये प्रक्रिया 80 से 90 वर्ष तक की आयु तक चलती रहती है। और आगे डिपेंडेंट करती है खान पान पे कि खान पान व्यवस्थित है तो फिर आगे भी प्रोसेस देखने को मिल सकता है। तो आप देखते हैं जब शुक्राणु अंडाणु निषेचित होकर भ्रूण का रोपण हो जाता है तब तो दीवार जो गर्भाशय की दीवार मोटी थी वो भ्रूण का रोपण करने में सहायता प्रदान कर देती है। और निषेचन नहीं होने के बाद में अंडा विस्फोटित हो जाता है, फूट जाता है या खराब हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। एंड गर्भ की दीवारों गर्भाशय की दीवारें फट जाती है, घाव हो जाते हैं। धीरे धीरे ब्लीडिंग की प्रक्रिया द्वारा अंडा तथा गर्भाशय की दीवारें तथा खून सारा बाहर आ जाता है मटेरियल के रूप में। तो ये प्रोसेस लेडीजों में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल प्रोसेस था कि जनन अवधि कब से कब तक देखने को मिलती है और पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में जनन अवधि अधिक होती है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं अपन कि
मान लो जन्म प्रक्रिया संपन्न होगी, सारा काम संपन्न हो गया, अब उम्मीदें जताई जाती है कि होने वाली नई संतान लड़का होगी या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंडेंट करता है, किस प्रकार से अपना आइडेंटिफाई करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा, उसको अपनी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप जनरली जानते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा संतति का लिंग निर्धारण। जो आपके सामने मेट्रो अपडेट करवा रखा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। संतति का लिंग निर्धारण हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट, देखिए आगे आप देखते हैं कि संतति में लिंग निर्धारण, मान लो रिप्रोडक्शन रिएक्शन डन होगी, संपन्न होगी, जनन प्रक्रिया संपन्न होगी, निषेचन हो गया, अब फिर बाद में संतति किस प्रकार से जनरेट होगी उसका निर्धारण कैसे करना है। तो आप जानते हैं जनरली आपने 8वें पार्ट में स्टडी की थी कि केंद्रक में आपने धागे नुमा संरचना देखी थी, और धागे नुमा संरचना वही क्या थे आपके गुणसूत्र। तो देखते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते थे। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है 8वें पार्ट में, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं, अर्थात अपन के 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र जो धागे नुमा संरचना के रूप में केंद्रक में देखने को मिलते हैं। और गुणसूत्र की सबसे छोटी सी इकाई थी आपकी जीन थी, उसके बारे में भी आपको याद होगा वैसे। तो आप जानते हैं कि अब मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 44 गुणसूत्र कॉमन होते हैं और 2 गुणसूत्र अलग होते हैं। 2 गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं और 44 गुणसूत्र कॉमन चलते हैं। सारे बाकी पार्ट क्या होते हैं? कॉमन देखने को मिलते हैं। जनरली आप देखते हैं कायिक गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, और दोनों के पार्ट क्या होते हैं? सेम। बाकी हर मनुष्य का जैसा होगा, मादा का वैसा होगा, आँख कान सारे बाकी पार्ट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। परंतु 2 गुणसूत्र की वजह से पूरी बॉडी को आइडेंटिफाई करने में क्या कहलाता है? 2 गुणसूत्र सफिशिएंट हो जाते हैं। देखते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 14 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। अब लिंग गुणसूत्र किस प्रकार से होते हैं कि आप जानते हैं X और Y। X है तो मादा और XY है तो क्या हो जाएगा? नर। जब आप देखते हैं कि नर एवं मादा आपस में जन्म क्रिया करते हैं तो नर द्वारा शुक्राणु तथा मादा द्वारा अंडाणु निर्मुक्त होते हैं, और शुक्राणु में XY गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और मादा के अंडाणु में XX गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। जब रिप्रोडक्शन संभव होती तो रिएक्शन के दौरान मान लो मादा का तो XX से काम आएगा नहीं टाइम, चाहे X फर्स्ट हो या सेकंड लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु जब जनन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निषेचन के दौरान नर का X मादा के X के साथ में पार्टिसिपेट होगा तो लड़की होगी, या नर का X पार्टिसिपेट नहीं होकर Y पार्टिसिपेट हो जाता है तो क्या होगा? लड़का। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बेसिकली कि नर द्वारा ही मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को नियंत्रित की जाती है। मनुष्य में नर होगा या मादा होगी, किस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है उसका निर्धारण करने में नर की विशेष भूमिका रहती है। मान लो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान मादा की तुलना में नर हाईली एक्टिवेशन पावर में है, देन नर का Y गुणसूत्र एक्टिव होगा और लड़के होने की संभावना 99% अधिक बनी रहती है। जनरली आज आपने स्टडी किया कि मनुष्य में जन्म काल की अवधि कितनी होती है, लिंग निर्धारण का प्रोसेस क्या होता है और किस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को अध्ययन करने पर आपने पाया कि लिंग निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है। वैसे आपको शॉर्ट में मैंने समझाया, वैसे आप इसका स्टडी बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा अलग काफ़ी सीरीज में दे रखी है, उसको आप विस्तार रूप से वहाँ जाके इसकी करोगे। तो नॉर्मल सा टॉपिक को आपने कवर किया है। 2 इम्पोर्टेंट पहलू आज के थे, जनन अवधि तथा लिंग निर्धारण। देखिए इम्पोर्टेंट बात है, जो भी मटेरियल आपको प्रिंट करवाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहे, कंफ्यूज नहीं हो। अब इनको भी सभी को लिंग निर्धारण का प्रोसेस तो हो रहा है, निर्धारण प्रक्रिया होगी, परंतु इन सभी को इफेक्टेड करने कौन काम कर रहा है? हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स की उपस्थिति की वजह से साथ खेल अलग हो जाता है। मान लो संतति के समय नर में मतलब वर्षण द्वारा शुक्राणु नहीं हो रहे,
या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसमें मान लो किसी भी प्रकार की किल्लत कमी है तो उसकी वजह से कई प्रकार के फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक्स 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 मान लो 3 मिल जाते तो ये दिक्कत थी, तो कई प्रकार की मादा बाजनी या अंडा स्राव से या कई प्रकार की बीमारी ये देखने को मिलते हैं। आप कहते हैं वो किन्नर जन्म में कारण ये होता है गर्भ मादा में जन्म प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, परंतु उसमें अलग अलग फैक्टरों की वजह से उनमें शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में व्यक्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र आपस में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र बनने की संभावना रहती है। बात दिमाग में रहेगी। बेसिकली आपके क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बताया कि नर एवं मादा किस प्रकार से जन्म प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं और किसकी विशेष भूमिका रहती है, जन्म अवधि किसमें कितनी होती है, क्या प्रोसेस होता है, काफ़ी चीज़ों का हमने स्टडी किया। तो बेसिकली आपने देखा कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये था अपने मैटर को ऑब्जर्व किया, समझा, व्यवस्थित रूप से डेवलपमेंट को समझ आता है कि अलग अलग समय में अलग अलग पार्ट की अलग अलग भूमिका रहती है। बात दिमाग में रहेगी। एक बार मैटर को रिवाइज करवाते हुए अपने आज के वीडियो लेक्चर को फिनिश कर देंगे, फिर बाद में अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से आप देखोगे हार्मोन्स किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, खान पान क्या प्रभावित होता है, काफ़ी चीज़ों का स्टडी करोगे। तो देखिए जन्म काल की अवधि मनुष्य में नर में 18 से 19 वर्ष के आसपास शुरू होती है और बहुत अधिकतम समय मतलब लंबे समय तक चलती रहती है। 80 से 90 साल की वर्ष की आयु तक ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, परंतु मादा में 10-12 साल की उम्र में वो अपडेट हो जाती है और 45-50 वर्ष की उम्र में ये प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, ये 2 प्रक्रिया को भी आपने समझा। फिर बाद में संतति में लिंगदान प्रोसेस को देखा, तो काफ़ी चीज़ों को देखने पर आपको बात समझ में आती है। तो ये था आज अपना वीडियो लेक्चर। प्रत्येक मैटर को आप से देखते रहे, कंफ्यूजन डाउट और डायरेक्ट उसके समस्या समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है जितने भी वीडियो लेक्चर रिलीज हो रहे हैं उसको एक एक को व्यवस्थित देखते रहे, जो आपको मैटर कंफ्यूजन करता हो तो बताएं। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या को मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई मान लो स्कूल ओपन होती आपको मैटर काफ़ी समझ में रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई में आसानी बने रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घर पर सुरक्षित अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।